नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरएआरएस से रिलेटेड टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। ओके, तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। वर्ष 1923 में गठित ली कमीशन का उद्देश्य था। ऑप्शन ए राष्ट्रीय प्रेस पर सेंसरशिप आरोपित करना। ऑप्शन बी है सिविल सेवाओं में भारतीयों की भर्ती प्रणाली की जांच करना। ऑप्शन सी है केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों के अधीन क्षेत्र को परिभाषित करना और ऑप्शन डी है देश में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करना। ब्रिटिश सरकार ने प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों के सहयोग की अपनी घोषणा नीति का अनुसरण करते हुए वर्ष 1923 में लॉर्ड ली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसे ली कमीशन के नाम से जाना जाता है। ओके, और ली कमीशन का उद्देश्य जो था वो सिविल सेवाओं में भारतीयों की भर्ती प्रणाली की जांच करना था। तो इस कार्य इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बी आर अम्बेडकर द्वारा स्थापित किया गया था। पहला है ऑल इंडियन डिप्रेस क्लास लीग, दूसरा है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, तीसरा है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। उपयुक्त विकल्पों में से कितने सही हैं। ऑल इंडियन डिप्रेस क्लास लीग की स्थापना जो है वो जगजीवन राव की अध्यक्षता में की गई थी। तो इस कार्य जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना जो है वो 1942 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नागपुर में की थी। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा भीमराव अंबेडकर के संबंध में ये। ओके, और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना जो है वो वर्ष 1930 में अंबेडकर ने अस्पृश्यताओं की नैतिक और भौतिक प्रगति के लिए बॉम्बे में किया था। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें दो और तीन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें केवल दो विकल्प सही है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी। ऑप्शन ए है भारत की पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता। ऑप्शन बी है भारत के स्थानीय प्रशासन को अंग्रेजों से मुक्त कराना। ऑप्शन सी है भारत में शीघ्र 1909 के अधिनियम को लागू करना और ऑप्शन डी है व्हाइट कॉलोनी के समान स्वशासन का अधिकार। होम रूल आंदोलन की मुख्य मांग थी जो वो है व्हाइट कॉलोनी के समान स्वशासन का अधिकार। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है प्रथम आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1942 में की गई थी। और दूसरा है बोस ने 1943 में अस्थायी भारत सरकार की स्थापना की, जिसकी मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर में था, जिसे बहुत सी ध्रुवीय शक्तियों के द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। और तीसरा कथन है इस सेना का लक्ष्य जापानी सहायता से भारत की स्वतंत्रता सुनिश्चित कराना था। और चौथा कथन है आरंभिक रूप से इसे जापान द्वारा माल्या अभियान और सिंगापुर के भारतीय युद्ध बंदियों को मिलाकर गठित किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। आजाद हिंद फौज का लक्ष्य जो था वो जापानी सहायता से भारतीयों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना था। तो इस प्रकार इसमें जो कथन तीन है वो सही हो जाएगा। ओके, और आरंभिक रूप से आजाद हिंद फौज को जापान द्वारा माल्या अभियान और सिंगापुर के भारतीय युद्ध बंदियों को मिलाकर गठित किया गया था। तो इस प्रकार जो कथन चार है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें केवल तीन और चार इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है क्रिप्स मिशन की विफलता, दूसरा है सर्वव्यापी असंतोष, तीसरा है लॉर्ड इरविन द्वारा गांधी के 11 सूखती मांगों की अस्वीकृति और चौथा है मित्र राष्ट्रों की पराजय तथा दक्षिण पूर्व एशिया और बर्मा में अंग्रेज की वापसी। उपयुक्त दिए गए कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के कारण थे। गांधी जी द्वारा 11 सूखती मांगे जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नहीं रखी गई थी। इसको जनवरी 1930 में गांधी जी ने कुछ समान और विशिष्ट मांगों की संयोजना करते हुए लॉर्ड इरविन के समक्ष अपनी 11 सूखती मांगे रखी थी। ओके, तो इसका जो कथन तीन है वो गलत हो जाएगा और ये तीनों जो कथन है वो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के कारण थे। तो इस प्रकार इसमें एक दो और चार इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवादियों द्वारा नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करने के पीछे क्या कारण था।
ऑप्शन ए साइमन विरोधी आंदोलन का बहिष्कार करने की मांग उठाना। ऑप्शन बी है या 1928 में केंद्रीय विधानसभा में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक की विफलता पर प्रतिक्रिया स्वरूप सामने आया था। ऑप्शन सी है इसे लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के अंगीकरण को लोकप्रिय बनाने के लिए लाया गया था। और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया था। ओके, तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से कोई भी नहीं। राष्ट्रवादियों द्वारा नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करने के पीछे इसमें से कोई कारण नहीं है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है इसने भारत की एकता को बनाए रखने और अलग पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। और दूसरा कथन है इसने भारत संघ हेतु संविधान बनाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संविधान सभा का गठन करने की अनुशंसा की। और तीसरा कथन है इसने विदेशी मामलों, रक्षा और संचार के विषयों के साथ संबंध रखने वाले मजबूत केंद्र का प्रावधान किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? कैबिनेट मिशन योजना 1946 ने सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने पाकिस्तान की मुस्लिम लीग की मांग को अस्वीकार कर दिया और भारत संघ की अनुशंसा की थी। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और कैबिनेट मिशन योजना में संविधान का प्रारूप तैयार करने का अधिकार दे दिया गया था, लेकिन संविधान सभा का निर्वाचन परोक्ष रूप से होना था, न कि प्रत्यक्ष रूप से। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और इस योजना में केंद्र सरकार को केवल 3 विशेष अर्थात विदेश मामले, रक्षा और संचार का आवंटन करके उसकी शक्तियों को काफी सीमित कर दिया गया था, न कि उसको मजबूत बनाया गया था उनकी शक्तियों को। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा इसमें। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ब्रह्म समाज के संबंध में सही है? पहला है इसने पुरोहितवाद का विरोध किया। दूसरा है इसने मूर्तियों, प्रतिमाओं और स्मारक पूजा का विरोध किया। और तीसरा है इसने कर्म तथा आत्मा के देहांतरण के सिद्धांत का विरोध किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की तथा हिंदू सिद्धांत की पुनर्व्याख्या की। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और समाज के निर्माण में पुरोहितवाद का कोई स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए अभियान चलाया और बहुविवाह तथा जाति प्रथा की आलोचना की। तो इस प्रकार इसमें जो कथन 2 है, कथन 1 है वो भी सही हो जाएगा। ओके, और ब्रह्म समाज ने कर्म के सिद्धांत और आत्मा के देहांतरण पर कोई निश्चित दृष्टिकोण नहीं अपनाया तथा मनचाहे ढंग से इसे विश्वास करने के लिए इस मुद्दे को ब्रह्म समाज के अनुयायियों के विवेक पर छोड़ दिया था। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1784 के पीटर्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। दूसरा है इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया था। तीसरा है इसने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली लागू करने का प्रयास किया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 में कंपनी ने वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया था। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया था, ना कि पीटर्स इंडिया एक्ट में। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और सिविल सेवा के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली लागू करने का प्रयास जो है वो 1833 के चार्टर एक्ट में किया गया था, ना कि पीटर्स इंडिया एक्ट में। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन मोहन मौलवी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दूसरा है हिंदुस्तान टाइम्स, तीसरा है हिंदू महासभा और चौथा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। मदन मोहन मौलवी जी को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में सर्वाधिक स्मरण किया जाता है। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा। ओके, मदन मोहन मौलवी जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से संबंधित है और वे हिंदू महासभा के सदस्य भी थे। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके, और 1924 से 1946 तक हिंदू टाइम्स के सभापति भी रहे थे। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी 2 बार रहे थे मदन मोहन मौलवी। तो इस प्रकार जो कथन 4 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1 2 3 4 चारों सही है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुआमरिया द्वारा निम्नलिखित में से किस शक्ति के विरुद्ध विद्रोह किया गया? 1769 में मुआमरिया का विद्रोह असम के अहोम राजा के अधिकार के लिए एक शक्तिशाली चुनौती थी। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सभी निर्वाचित भारतीय सदस्य ने बिल के खिलाफ मतदान किया। दूसरा है, इस अधिनियम ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बिना जूरी के मुकदमा चलाने या यहाँ तक कि बिना मुकदमे के कैद करने की अनुमति दी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सभी निर्वाचित भारतीय सदस्य ने बिल के खिलाफ मतदान किया, लेकिन वे अल्पसंख्यक में थे और आधिकारिक नामांकित व्यक्तियों द्वारा आसानी से खारिज कर दिया गया। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, रॉयल एक्ट के संदर्भ में, और इस एक्ट में केवल देशद्रोह के संदेह पर भारतीयों को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की अनुमति दी। ऐसे संदिग्धों पर गोपनीय तरीके से बिना उन्हें कोई सूचना सहायता दिए उन पर मुकदमा चलाया जा सकता था। तो इसका जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में पूना समझौता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, दलित वर्ग की ओर से इस पर बी.आर. अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन बी, केंद्रीय विधानमंडल में 50% सीट दलित वर्ग के लिए आरक्षित थी। ऑप्शन सी, दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के विचार को त्याग दिया गया। और ऑप्शन डी है, इसे सरकार द्वारा कम्युनिकल अवार्ड में संशोधन के रूप में स्वीकार किया गया था। केंद्रीय विधानमंडल में 50% सीटें दलित के लिए आरक्षित नहीं की गई थी, बल्कि दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों को प्रांतीय विधानसभा में 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया और केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटों का 28% कर दिया गया। तो इस प्रकार जो कथन बी है वो पूना समझौता के संबंध में सही नहीं है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है, लॉर्ड कैनिंग ने अनुबंध और अनुबंध सिविल सेवकों की शुरुआत की। और ऑप्शन बी है, 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम ने पहली बार सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता प्रदान की। और ऑप्शन सी है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पहली बार जिला कलेक्टर के पद का सृजन किया। और ऑप्शन डी है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत और इंग्लैंड में अलग अलग आयोजित होने वाली भारतीय सिविल सेवा की भर्ती परीक्षा के लिए प्रावधान किया गया था। बंगाल के तत्कालिक गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने जिला कलेक्टर का पद सृजन किया था। तो इस प्रकार जो कथन ऑप्शन सी है वो गलत हो जाएगा। ओके, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने नहीं बल्कि वारेन हेस्टिंग ने जिला कलेक्टर के पद का सृजन किया था। ओके, लॉर्ड कॉर्नवालिस को आमतौर पर भारत में नागरिक सेवा के पिता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अनुबंध सिविल सेवा और अनुबंध सिविल सेवा की शुरुआत की। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो भी गलत हो जाएगा। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, ना कि लॉर्ड कैनिंग ने। ओके, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता वाली एक समिति ने इसकी सिफारिश की थी। ओके, और पहली प्रतियोगिता परीक्षा जो है वो 1855 में आयोजित की गई थी, ना कि 1861 में। तो इस प्रकार जो कथन ऑप्शन बी है वो भी गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत और इंग्लैंड में अलग अलग आयोजित होने वाली भारतीय सिविल सेवा की भर्ती परीक्षा के लिए प्रावधान किया गया था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। ओके, तो इसमें सिविल सेवा के संदर्भ में जो ऑप्शन डी है वो सही है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रतिज्ञा आंदोलन का संबंध था? बाल विवाह को प्रतिबंधित करने की शपथ लेने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रसिद्ध प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेरे की नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका उद्देश्य कंपनी की सीमाओं की रक्षा के लिए बफर जोन बनाना था। और दूसरा कथन है, यह सहायक संधि की नीति का विस्तार था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर गलत कथन का चयन करें। घेरे की नीति का उद्देश्य जो था वो कंपनी की सीमाओं की रक्षा के लिए बफर जोन बनाना था। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और घेरे की नीति जो है वो सहायक संधि की नीति का विस्तार था। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो इसमें कोई भी गलत कथन नहीं है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला क्रांतिकारी और उनके कार्य सुमेलित है? पहला, बीना दास गिरफ्तारी कर सूर्य सेन के साथ मुकदमा चलाया गया। दूसरा है, कल्पना दत्त राज्यपाल के दीक्षांत समारोह के दौरान उन पर गोली चलाई गई।
तीसरा है प्रीतिलता वाडेदार छापेमारी के दौरान मौत। और चौथा है शांति घोष और सुनीता चंदेरी स्कूली लड़कियां जिन्होंने जिला अधिकारी की गोली मारकर हत्या की। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। बीना दास गिरफ्तार कर शूरसेन के साथ मुकदमा चलाया गया, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और राज्यपाल के दीक्षांत समारोह के दौरान उन पर गोली चलाई गई, उन वो बीना दास थी ना कि कल्पना दत्त, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और प्रीतिलता वाडेदार की छापेमारी के दौरान मौत हो गया था, तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके। और शांति घोष और सुनीता चंदेरी स्कूली लड़कियां जिन्होंने जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या की थी, तो इस प्रकार जो कथन चार है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक, तीन और चार इधर राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है गांधी इरविन समझौते पर 5 मार्च 1930 को हस्ताक्षर किए गए थे। और दूसरा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी इरविन समझौते को दो महात्माओं का मिलन कहा था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा 5 मार्च 1931 को लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले हस्ताक्षरित एक राजनीतिक समझौता था। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। यह 5 मार्च 1930 नहीं बल्कि 5 मार्च 1931 में इस पर समझौता हस्ताक्षर किए थे। ओके। और सरोजिनी नायडू ने इन्हें दो महात्माओं का मिलन कहा था, ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों गलत हैं, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सन्यासी विद्रोह में सबसे पहले धार्मिक भिक्षुकों और बेदखल जमींदारों के नेतृत्व में बंगाल के विस्थापित किसान और विस्थापित सैनिक थे। और दूसरा कथन है, इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में प्रसिद्ध किया था। और तीसरा, वंदे मातरम गीत का प्रयोग आनंद मठ पुस्तक में किया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रसिद्ध सन्यासी विद्रोह में धार्मिक भिक्षुकों और बेदखल जमींदारों के नेतृत्व में बंगाल के विस्थापित किसान और विस्थापित सैनिक सबसे पहले उठकर खड़े हुए थे। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके। और वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है। यह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 7 नवंबर 1875 को भारत माता की स्तुति के लिए लिखा गया था और एक बंगाली कथा उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। तो इस प्रकार जो कथन एक दो है वो भी सही हो जाएगा और कथन तीन है जो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक, दो और तीन इधर राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित घटनाओं को सबसे पहले शुरू करके कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है व्यक्तिगत सत्याग्रह, दूसरा है ग्रिप्स मिशन, तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा है सीआर फार्मूला और पांचवा है आईएनए परीक्षा। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो अक्टूबर 1940 से दिसंबर 1941 तक चला था। ये 1940 से 41 तक। ओके। और क्रिस्ट मिशन जो है वो मार्च अप्रैल 1942 में आया था। मार्च अप्रैल 1942 में क्रिस्ट मिशन आया था। ओके। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो उसका प्रस्ताव जो है वो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ओके। 8 अगस्त 1942 में। और सीआर फार्मूला जो है वो 1944 में आया था। सीआर फार्मूला 1944 में आया था। और आईएनए परीक्षण जो है वो नवंबर 1945 में हुआ था। नवंबर 1945 में। ओके। तो इस प्रकार सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, फिर क्रिप्स मिशन हुआ था, फिर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, फिर सीआर फार्मूला आया था, फिर आईएनए परीक्षा हुआ था। तो इस प्रकार इसमें 1, 2, 3, 4, 5 इधर राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबने अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा आयोजित रेड शर्ट खुदाई खिदमतगार का मुख्य कार्यक्रम था। ऑप्शन ए आतंकवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों की तर्ज पर आगे बढ़ना, ऑप्शन बी है कांग्रेस के कार्यक्रम का प्रचार करना, ऑप्शन सी है उत्तर पश्चिम सीमांत भाग में ब्रिटिश सरकार की सैन्य कार्रवाई का विरोध करना, और ऑप्शन डी है अर्धसैनिक संगठन की स्थापना करना। 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार आंदोलन अहिंसक रूप से भारत के उत्तर पश्चिम प्रांत में अंग्रेजों का विरोध करने के लिए लंबद्ध हुआ। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक लखनऊ समझौता के वस्तुकार और मास्टरमाइंड होने के कारण हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत का खिताब किसे दिया गया था?
ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी है फजल अल हक, ऑप्शन सी है सरदार पटेल और ऑप्शन डी है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के वस्तुकार और मास्टरमाइंड होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत के रूप में जाना जाता था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों की निम्नलिखित में से कौन सी मांगे थी? पहला है सिविल सेवकों का भारतीकरण, दूसरा है आपराधिक मामले में यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए भारतीय न्यायाधीशों का अधिकार और तीसरा शस्त्र धारण करने का अधिकार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। 19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों की मांगों में ये तीनों कथन जो है वो सही है। तो इस प्रकार इसमें 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे? पहला है ब्रिटेन अपने युद्ध के वित्त पोषण के लिए ऋण बाजारों का सफलतापूर्वक उपयोग करता था। दूसरा है फ्रांस और पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनियां बड़े पैमाने पर राज्य के स्वामित्व में थी। और तीसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयरधारक कंपनी के निर्माण पर काफी प्रभाव डालते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? भारत में अंग्रेजों की सफलता के कारण में ये तीनों जो कथन है वो सही है। तो इस प्रकार इसमें 1, 2 और 3 द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कांग्रेस अधिवेशन महत्व। पहला है 1890 राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय सम्मेलन का विलय। दूसरा है 1886 सैयद बदरुद्दीन तैयब पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। और तीसरा है 1885 कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया। उपयुक्त कितने युग्म सही सुमेलित नहीं है? 1886 के सत्र में राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय सम्मेलन का विलय हुआ था, ना कि 1890 में। तो इसका जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और सैयद बदरुद्दीन तैयब को 1887 सत्र में पहली मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी गलत हो जाएगा। ये 1887 में बने थे बदरुद्दीन तैयब जी ने। ओके, राष्ट्रपति। और 1908 के अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था, ना कि 1885 में। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें ये तीनों कथन जो है वो गलत है। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कोई नहीं सुमेलित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन ए भूमि सुधार का प्रस्ताव, ऑप्शन बी इंडिगो मजदूरों की समस्या का समाधान, ऑप्शन सी औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध एक जन आंदोलन खड़ा करना और ऑप्शन डी है जाति व्यवस्था के बारे में भारतीय समाज को शिक्षित करना। गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था वो इंडिगो मजदूरों की समस्या का समाधान करना था। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता 1916 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है दिसंबर 1916 का लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था, जिसके तहत कांग्रेस ने अलग निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया। दूसरा कथन है यह बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथनों का चयन कीजिए। दिसंबर 1916 का लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था, जिसके तहत कांग्रेस ने अलग निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया था। तो इसका जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था। तो इसका जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है बंगाल के जमींदारों को तब तक जमीन का मालिक नहीं माना जाता था जब तक वे ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित रूप से राजस्व का भुगतान करते थे। और दूसरा कथन है जमींदारों को कंपनी को राजस्व की जो राशि देनी थी वह निश्चित थी और किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाई जाती थी। और तीसरा कथन है रैयत काश्तकार बन गए थे क्योंकि उन्हें मिट्टी का जुताई करने वाला माना जाता था। और चौथा है इस बंदोबस्त ने जमींदार को प्रशासनिक और न्यायिक शक्ति प्रदान किए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथनों का चयन कीजिए। बंगाल के जमींदार को तब तक जमीन का मालिक नहीं माना जाता था जब तक वे ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित रूप से राजस्व का भुगतान करते थे। जिस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और जमींदार को कंपनी को जो राजस्व देना था वह निश्चित था और किसी भी परिस्थिति में यह नहीं बढ़ाया जा सकता था। तो इसका जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके,
और रैयत काश्तकार बन गए थे क्योंकि उन्हें मिट्टी का जुताई करने वाला माना जाता था। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके। और इस बंदोबस्त ने जमींदार के प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों को छीन लिया था, न कि उनको शक्ति प्रदान की गई थी। तो इस प्रकार जो कथन 4 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें 1, 2 और 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त करने के बावजूद 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक भारतीय हस्तकला उद्योग का पतन शुरू हो गया था। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण जिम्मेदार था? पहला है भारतीय बाजार में सस्ते ब्रिटिश माल का आयात, दूसरा है ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति, तीसरा है भारतीय वस्तु पर लगभग शून्य निर्यात शुल्क लगाया गया, और चौथा है संचार और परिवहन सुविधा में क्रांति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। भारतीय हस्तकला उद्योग के पतन का कारण जो है वो भारतीय बाजार में सस्ते ब्रिटिश माल का आयात, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति और संचार और परिवहन सुविधा में क्रांति, ये तीनों जो है वो भारतीय हस्तकला उद्योग के पतन के कारण थे। तो इस प्रकार इसमें 1, 2 और 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप टेलीविजन चालू करते हैं तब ऑप्शन ए ध्वनि एवं दृश्य एक साथ आरंभ होते हैं, ऑप्शन बी है ध्वनि तुरंत सुनाई देते हैं लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है क्योंकि दृश्य को पर्दे पर आने के लिए कुछ समय चाहिए, और ऑप्शन सी है दृश्य तुरंत आरंभ हो जाता है लेकिन ध्वनि बाद में सुनाई देती है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। टेलीविजन का स्विच ऑन करने पर ध्वनि एवं दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ध्वनि के प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलने के कारण ध्वनि बाद में सुनाई पड़ने चाहिए, किंतु टेलीविजन में ऑडियो सिंक्रोनाइजर लगाकर इस त्रुटि को दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का संकल्प पारित, ऑप्शन बी है रियो सम्मेलन एजेंडा 21 स्वीकृति, ऑप्शन सी है जोहान्सबर्ग सम्मेलन द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, और ऑप्शन डी है वार्सा सम्मेलन 2005 में पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने पर सहमति। वार्षा सम्मेलन जो है वो वर्ष 2013 में हुआ था। इस सम्मेलन में ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमत हुई थी, न कि पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने पर सहमत हुई थी। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजो फिल्ट्रेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है यह एक जल जैवोपचार की तकनीक है। इसमें पौधों की जड़ों द्वारा प्रदूषकों को अवशोषित कर जल को परिशुद्ध किया जाता है। और दूसरा कथन है इस तकनीक का प्रयोग मुख्यतः नम भूमों व ज्वारनद मुखों को प्रदूषण मुक्त करने हेतु किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? राइजो फिल्ट्रेशन एक जल जैवोपचार की तकनीक है। इसमें पौधों की जड़ द्वारा प्रदूषकों को अवशोषित कर जल को परिशुद्ध किया जाता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और इस तकनीक का प्रयोग मुख्यतः नम भूमि व ज्वारनद मुखों को प्रदूषण मुक्त करने हेतु किया जाता है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, तो इसमें कोई भी असत्य नहीं है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक विविधता शब्द का प्रयोग प्रथमतः किया गया। ऑप्शन ए डब्ल्यू जी रोजन, ऑप्शन बी ई ओ विल्सन, ऑप्शन सी रेमंड एफ दसमान, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जैविक विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो 1968 में रेमंड एफ दसमान द्वारा किया गया था, जबकि जैव विविधता शब्द का प्रयोग जो है वो 1985 में डब्ल्यू जी रोजन द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। जैविक विविधता शब्द का प्रयोग जो है वो 1968 में 1968 में रेमंड एफ दसमान द्वारा किया गया था, और डब्ल्यू जी रोजन द्वारा जैव केवल जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया गया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन ए सतमंगलम बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी औरंग बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सह्याद्री बाघ अभ्यारण्य केरल, और ऑप्शन डी है भद्रा बाघ अभ्यारण्य कर्नाटक। सतमंगलम बाघ अभ्यारण्य जो है वो तमिलनाडु में है, ना कि मध्य प्रदेश में। तो इस प्रकार जो कथन ऑप्शन ए है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और औरंग बाघ अभ्यारण्य जो है वो असम में है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो भी गलत हो जाएगा। और सह्याद्री बाघ अभ्यारण्य जो है वो महाराष्ट्र में है, ना कि केरल में। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो भी गलत हो जाएगा। और भद्रा बाघ अभ्यारण्य जो है वो कर्नाटक में है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही सुमेलित है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
10% के नियमों के प्रतिपादक थे। 10% नियम के प्रतिपादक जो थे वो लिंडमान थे, तो इसका इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार शीर्ष 5 शहरी जनसंख्या प्रतिशतता वाले राज्यों का सही क्रम है। शीर्ष 5 शहरी जनसंख्या वाले राज्य जो हैं वो गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र ये है। तो इसका इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र ये शीर्ष 5 शहरी जनसंख्या प्रतिशतता वाले राज्य हैं, तो इसका इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला है? ऑप्शन ए हामिरपुर, ऑप्शन बी बागपत, ऑप्शन सी सरायपत्ती बस्ती और ऑप्शन डी बलरामपुर। उत्तर प्रदेश के न्यूनतम 5-10 की वृद्धि वाले राज्य जो हैं वो सरायबस्ती, हामिरपुर, कानपुर नगर, बागपत, फतेहपुर। तो इसका इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का स्थान है। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी पंचम और ऑप्शन डी षष्ठम। 2011 में कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो दूसरा है, तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रजनन काल माना जाता है। ऑप्शन ए 18 से 25 वर्ष, ऑप्शन बी 20 से 40 वर्ष, ऑप्शन सी 15 से 49 वर्ष और ऑप्शन डी 18 से 60 वर्ष। भारत में 15 वर्ष से 49 वर्ष के बीच की उम्र को प्रजनन काल कहा जाता है, तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नगरीय क्षेत्र की विशिष्टता में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए वहां की न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, ऑप्शन बी है कार्यशील पुरुषों का न्यूनतम 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो और ऑप्शन सी है वहां की जनसंख्या घनत्व कम से कम 40 व्यक्ति पर किलोमीटर हो और ऑप्शन डी है वहां नगरपालिका, नगर निगम या छावनी बोर्ड आदि स्थापित हो। नगरीय क्षेत्र की विशेषता में जो शामिल है वो है कार्यशील पुरुषों की न्यूनतम 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, तो इसका इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। यदि वस्तु की विक्रय मूल्य 100 रुपया अधिक हो तो उस पर 5% का लाभ हुआ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? मान लो क्रय मूल्य जो है वो एक्स है। ओके, माना क्रय मूल्य जो है वो एक्स है। ओके, और विक्रय मूल्य का फार्मूला जो होता है वो है यानी कास्ट प्राइस सेल प्राइस। सीपीआई का फार्मूला जो होता है वो क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। और एक फार्मूला और होता है एसपीआई यानी विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस एल अपॉन 100। ओके, ये दोनों फार्मूले होते हैं। तो इस प्रकार इसमें हमें पूछा है कि उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो हमें विक्रय मूल्य जो है वो 20% की हानि पर बेचा है यानी लॉस वाला लगेगा, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। तो बेचा है तो सेल प्राइस इक्वल टू कास्ट प्राइस हमने एक्स माना है, इसको कास्ट प्राइस बोल दो। ओके, कास्ट प्राइस एक्स माना है तो एक्स यहाँ लिखेंगे इंटू 100, 20% की हानि हुई तो 20 यहाँ लिखेंगे अपॉन 100। ओके, तो इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो हमें सेल प्राइस आएगा, ये फर्स्ट सेल प्राइस है। ओके, जो 20% की हानि हुई है पहला। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ 80x अपॉन 100 यानी 4x अपॉन 5, 4x अपॉन 5 हमें मिलेगा। ओके, पहला सेल प्राइस यानी विक्रय मूल्य। और दूसरा सेल प्राइस क्या है? अगर वह वस्तु 100 रुपया अधिक बेचता तो 5% का लाभ होता उसे। ओके, तो 5% का लाभ वाला फार्मूला लगाएंगे। तो दूसरा सेल प्राइस हमें यह है, जिसे ये सेल प्राइस है, अगर इसी को 100 रुपया अधिक बेचता तो यानी 4x अपॉन 5 प्लस 100, ये सेल प्राइस हो गया इसी को, और 5% ज़्यादा मिलता तो x इंटू 100 प्लस 5 अपॉन 100।
ओके, तो इसको सॉल्व करिए। 4x अपॉन 5 प्लस 100 इजकल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 105 अपॉन 100 x। 4x अपॉन 5 प्लस 100 इजकल टू, तो इसको सॉल्व करेंगे 21 अपॉन 20 आएगा। ओके, तो इसमें इसको इधर ले आ देंगे, नहीं इसको इधर भेज दें। ओके, तो ये 100 हो जाएगा 21x अपॉन 20 माइनस 4x अपॉन 5, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 100 इक्वल टू 21, 100 इक्वल टू 21x अपॉन, ये हो जाएगा 16x अपॉन ये 20 पूरा आ जाएगा। ओके, 100 इक्वल टू, इसमें से माइनस करोगे तो ये 5 आएगा, 5x अपॉन 20, तो ये 4 से कट जाएगा, तो इसमें x जो आएगा वो 400 आएगा। ओके, तो इसमें जो क्रय मूल्य है वो 400 है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, और इस वीडियो के PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में